Hello everyone, today we are going to discuss paper code BSOC 108 इकोनॉमिक सोशोलॉजी। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे shop.hindustanknowledge.com, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम देखते हैं BSOC 108, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम है आप उस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे आपको क्या है, बाय नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। जैसे हमने क्लिक कर दिया है इंग्लिश मीडियम पे तो यहाँ से आपको देखिए यहाँ से बाय नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही आप उसको क्लिक कर लेंगे वहाँ से आप उसको परचेज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाय नाउ का ऑप्शन दिख गया है, यहाँ से आप इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी इस वेबसाइट से गेस्ट पेपर्स को परचेज करने में तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द पेजेंट, आउटलाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पेजेंट इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा गया है कि पेजेंट क्या कौन होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पेजेंट इकोनॉमी के। सो पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। अ पेजेंट इज अ पर्सन who lives mainly in rural areas and depend on agriculture for his or her livelihood। पेजेंट कौन होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो कि रूरल एरिया में रहता है मेनली और डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे फॉर हिज और हर लाइवलीहुड, यानी कि अपने जीने के लिए। सो पेजेंट्स यूजुअली कल्टिवेट स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। पेजेंट्स क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस ऑफ लैंड को कल्टिवेट करते हैं, ठीक है, यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि जितने भी ट्रेडिशनल मेथड है उनको यूज करके वो अपने लैंड को कल्टिवेट करते हैं। सो दे मे ग्रो क्रॉप्स फॉर देयर ओन कंजम्पशन एज वेल एज फॉर सेलिंग इन द लोकल मार्केट, यानी कि वो आप क्रॉप्स को सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए भी ग्रो कर सकते हैं और एज वेल एज मार्केट में सेल करने के लिए भी वो ग्रो कर सकते हैं। सो पेजेंट ऑफन वर्क विद फैमिली मेम्बर्स एंड यूज सिंपलर टूल्स रादर देन मॉडर्न मशीन्स। पेजेंट्स क्या होते हैं, वो ऑफन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ काम करते हैं और वो सिंपल टूल्स को यूज़ करते हैं रादर देन एनी मॉडर्न मशीन्स। सो जो उनकी लाइफ होती है वो क्लोजली कनेक्टेड होती है विद नेचर, सीजन्स एंड विलेज ट्रेडिशंस। Peasants are different from large farmers or commercial agricultural producers because their main aim is subsistence. So that is to meet the basic need of the family rather than to earn high profits. पेजेंट्स क्या होते हैं आपके, ये बहुत डिफरेंट होते हैं लार्ज फार्मर्स और कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर से, क्योंकि जो पेजेंट्स होते हैं उनका मेन एम होता है सब्सटेंसेंस, ठीक है। सब्सिस्टेंस जो है होता है इनका मेन एम होता है, यानी कि ये अपने बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स को ये, ठीक है, मीट करना चाहते हैं रादर देन टू अर्न द हाई प्रॉफिट्स लाइक लार्ज फार्मर्स और कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स। Now we will look what are the characteristics of peasant economy. फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड इकोनॉमी, यानी कि जो आपकी पेजेंट इकोनॉमी होती है वो मेनली सब्सिस्टेंस बेस्ड होती है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज यूज फॉर फैमिली कंजप्शन, ठीक है। बहुत सारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, मोस्टली जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसको फैमिली कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ ही एक स्मॉल सरप्लस होता है जिसको सोल्ड किया जाता है इन द मार्केट, अगर है तभी। सो द मेन गोल इज सर्वाइवल, जो मेन गोल होता है, ठीक है, ये सर्वाइवल होता है एंड फूड सिक्योरिटी, नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसमें क्या है, जो आपका मेन गोल होता है, ठीक है, पेजेंट्स का जो मेन गोल होता है वो होता है सर्वाइवल एंड फूड सिक्योरिटी। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, पेजेंट्स क्या करते हैं, वो यूजुअली ओन करते हैं और कल्टीवेट करते हैं स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, यानी कि उनके पास बहुत ही छोटे लैंड होते हैं। बिकॉज ऑफ लिमिटेड लैंड, यानी कि लिमिटेड लैंड होने की वजह से जो उनका प्रोडक्शन होता है वो लो रहता है। बहुत सारे केसेस में क्या है, जो लैंड है उसको डिवाइड कर दिया जाता है फैमिली मेम्बर्स के अमंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जिसकी वजह से जो होल्डिंग्स होती हैं वो और छोटी होती जाती हैं, ठीक है। यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, peasants farming depends on traditional tools and techniques such as plows,
सिकल्स, एनिमल पावर। जो आपकी पेजेंट फार्मिंग होती है ये ट्रेडिशनल टूल्स और टेक्निक्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि प्लाउज हो गए, सिकल्स हो गए या फिर एनिमल पावर हो गए, ठीक है। मॉडर्न मशीन्स, फर्टिलाइजर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, बट आर वेरी लिटिल ड्यू टू लैक ऑफ मनी एंड नॉलेज। यानी कि जो कोई यूज़ भी करता है तो वो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, पेजेंट्स इनको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन पे क्या होता है, उन पे मनी और नॉलेज नहीं होता है इन टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने के लिए। फैमिली लेबर, द पेजेंट इकोनॉमी डिपेंड्स मेनली ऑन फैमिली लेबर। जो पेजेंट की इकोनॉमी होती है वो मेनली आपके फैमिली लेबर पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो भी मैन, वुमेन और चिल्ड्रन होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। हायरिंग आउटसाइड लेबर इज़ रेयर, यानी कि अगर बाहर से जो लेबर को हायर करते हैं वो बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि पेजेंट्स क्या है इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लो लेवल ऑफ इनकम, पेजेंट्स का क्या होता है, यूजुअली दे अर्न अ लो एंड अनसर्टेन इनकम, ठीक है, यानी कि उनकी बहुत ही कम इनकम होती है, ठीक है, और बहुत ही अनसर्टेन होती है। सो जो उनकी अर्निंग होती है वो डिपेंड करती है नेचुरल फैक्टर्स पे, जैसे कि आपका रेनफॉल हो गया, सॉइल फर्टिलिटी हो गया, क्लाइमेट हो गया। यानी कि अगर मान लीजिए रेनफॉल, सॉइल फर्टिलिटी, क्लाइमेट सब अच्छा रहा तो उनकी क्या है, जो उनकी प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगा, तो उस वजह से क्या है, उनको इनकम सही मिलेगी। बट लेकिन अगर रेनफॉल नहीं होगी, सॉइल फर्टिलिटी अगर ख़राब होगी, क्लाइमेट अगर ठीक नहीं होगा, तो उनका प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्लाइन होगा, जिस वजह से उनकी इनकम भी डिक्लाइन होगी। सो जो क्रॉप फेलियर है उसकी वजह से क्या होता है, पॉवर्टी होती है और हंगर होता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद नेचर, पेजेंट्स की जो लाइफ होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड होती है नेचुरल कंडीशन से, जैसे आपके सीजन्स हो गए, वेदर हो गया या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को डिसाइड करने में। नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही सीरियसली इफेक्ट कर सकते हैं आपकी पेजेंट्स की लाइवलीहुड को, ठीक है। लिमिटेड मार्केट कनेक्शन, peasants economy has limited contact with the market. They sell their produce in nearby local markets and often depend on middlemen, which reduces their profit. जो आपकी पेजेंट की इकोनॉमी होती है वो बहुत ही लिमिटेड कांटेक्ट होती है मार्केट के साथ में, ठीक है। वो अपने प्रोड्यूस को क्या है, लोकल मार्केट्स में सेल करते हैं और ऑफनली वो मिडल मैन पे डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से जो उनका प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाता है। सोशल एंड कल्चरल टाइज, peasants live in close-knit communities where customs, traditions, and social relations are strong. Economic activities are influenced by social obligation, festivals, and village norms. जो आपके पेजेंट्स होते हैं वो एक क्लोज नेट कम्युनिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे कि कस्टम्स, ट्रेडिशंस और सोशल रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं बाय सोशल ऑब्लिगेशन, फेस्टिवल्स एंड विलेज नॉर्म्स। इन कंक्लूजन हम ये देख सकते हैं कि द इन सिंपल वर्ड्स, अ पेजेंट इज अ स्मॉल फार्मर हुज लाइफ एंड इकोनॉमी आर सेंटर्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड फैमिली नीड्स। यानी कि पेजेंट क्या है, एक स्मॉल फार्मर होता है जिसकी लाइफ और इकोनॉमी अपनी एग्रीकल्चर और फैमिली नीड्स के पास ही सेंटर्ड होती है। जो पेजेंट इकोनॉमी होती है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सब्सिस्टेंस प्रोडक्शन, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ट्रेडिशनल मेथड्स एंड स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑन नेचर एंड कम्युनिटी लाइफ। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्या है, आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यू इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, यानी कि न्यू इकोनॉमिक सोशियोलॉजी क्या है। सो न्यू इकोनॉमिक सोशियोलॉजी इज अ मॉडर्न अप्रोच इन सोशियोलॉजी दैट studies economic activities by focusing on their social aspects। आपकी जो न्यू इकोनॉमिक सोशियोलॉजी है ये क्या है, आपका ये एक मॉडर्न अप्रोच है सोशियोलॉजी का, जो कि स्टडी करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बाय फोकसिंग ऑन देयर सोशल एस्पेक्ट। ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो इकोनॉमिक एक्शंस है, जैसे कि बाइंग हो गया, सेलिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, ये क्या है, आपके डीपली कनेक्टेड हैं विद सोसाइटी, कल्चर, relationships and institutions. So unlike traditional economics, which sees the economy as separate and driven only by profit and rational choice, new economic sociology shows that economy is embedded in society। यानी कि जो आपके ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है वो ये दिखाता है कि जो इकोनॉमी है वो सेपरेट है एंड इट इज़ ड्रिवन ओनली बाय प्रॉफिट एंड रैशनल चॉइस। और जबकि जो आपका न्यू इकोनॉमिक सोशियोलॉजी है वो हमें दिखाता है कि जो इकोनॉमी है दैट इज एम्बेडेड इन द सोसाइटी। नाउ वी विल लुक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
New economic sociology. So new economic sociology emerged mainly in the 1980s as a reaction against traditional economic theories. यानी कि जो न्यू इकोनॉमिक सोशियोलॉजी है ये आपकी मेनली 1980s में emerge हुई as a reaction against the traditional economic theories. So economists usually assume that individuals act independently and rationally to maximize profit. Economists क्या करते हैं, ये assume करते हैं कि जो individuals होते हैं वो independently और rationally act करते हैं अपने profit को maximize करने के लिए. So जो आपका new economic sociology है ये disagree करता है इस idea के साथ, and it argues that people's economic decisions are influenced by social relationships, values, norms, trust, power and culture. यानी कि जो आपका ये NES है ये आपका डिसएग्री करता है इस आइडिया से, ठीक है, कि इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंटली और रैशनली एक्ट करते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, बल्कि जो NES है ये आर्ग्यू करता है कि जो लोगों का इकोनॉमिक डिसीजन होता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय सोशल रिलेशनशिप्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, ट्रस्ट, पावर एंड कल्चर. सो इसीलिए जो इकोनॉमिक बिहेवियर है दैट कैनॉट बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी. यानी कि जो आपका इकोनॉमिक बिहेवियर है उसे हम बिना सोसाइटी को अंडरस्टैंड करे नहीं समझ सकते हैं, ठीक है. की आइडियाज ऑफ न्यू इकोनॉमिक सोशियोलॉजी. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ न्यू इकोनॉमिक सोशियोलॉजी इज एम्बेडेडनेस. यानी कि जो एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है NES का वो है आपका एम्बेडेडनेस, जो कि सोशोलॉजिस्ट मार्क ग्रेनोवटर ने दिया था, ठीक है. एम्बेडेडनेस मीन्स दैट इकोनॉमिक एक्शंस आर नॉट आइसोलेटेड. एम्बेडेडनेस का मतलब ये है कि जो आपके इकोनॉमिक एक्शंस होते हैं वो आइसोलेटेड नहीं होते हैं, वो शेप होते हैं आपके बाय द सोशल नेटवर्क, जैसे कि फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गए, कास्ट हो गए, क्लास हो गए, कम्युनिटी हो गए. एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, पीपल ऑफन चूज जॉब्स थ्रू पर्सनल कॉन्टेक्ट रादर देन ओपन मार्केट्स. यानी कि जो लोग होते हैं वो क्या है अपने जॉब्स को कैसे चूज करते हैं, पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू चूज करते हैं रादर देन एनी ओपन मार्केट. सो अनदर की आइडिया इज द रोल ऑफ सोशल नेटवर्क. जो हमें एक दूसरा की आइडिया देखने को मिलता है इसमें वो है आपका रोल ऑफ सोशल नेटवर्क्स. जैसे कि बिजनेसेस, मार्केट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क बेटर व्हेन देयर इज ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग पीपल. यानी कि आपके मार्केट्स, आपके बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन ये कब बेटरली वर्क करते हैं, जब ट्रस्ट और कोऑपरेशन होता है लोगों के बीच में. सो अगर ट्रस्ट रिड्यूस होगा, ठीक है, ट्रस्ट रिड्यूसेस चीटिंग, ट्रस्ट की वजह से चीटिंग रिड्यूस होती है, एंड इट हेल्प्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स इन ट्रेड. NES ऑल्सो हाईलाइट्स द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस. जो NES है ये हाईलाइट करता है इंस्टीट्यूशंस का रोल को, जैसे कि स्टेट का रोल हो गया, लॉ, रिलीजन एंड कस्टम्स का. जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे शेप इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को शेप करते हैं बाय सेटिंग रूल्स एंड लिमिट्स. फॉर इंस्टेंस जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं ये आपके मार्केट को इन्फ्लुएंस करती हैं, एंड कल्चरल बिलीव्स affect saving and spending habits. Now we will look what is the difference between traditional economies. So traditional economies treats the economy as separate from society and focuses on the prices, demand and supply. जो आपके ट्रेडिशनल इकोनॉमीज होते हैं ये क्या करते हैं, इकोनॉमी को एज अ सेपरेट ट्रीट करते हैं फ्रॉम द सोसाइटी और फोकस करते हैं आपके प्राइसेस पे, डिमांड पे और सप्लाई पे. सो न्यू इकोनॉमिक सोशियोलॉजी ऑन द अदर हैंड कनेक्ट्स द इकोनॉमी विद सोशल लाइफ. जो आपका न्यू इकोनॉमिक सोशियोलॉजी है ये क्या करता है, इकोनॉमी को सोशल लाइफ के साथ कनेक्ट करता है. ये बिलीव करते हैं कि दैट जो इमोशंस हैं, मोरालिटी है, पावर है और इनइक्वालिटी है, ये इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमिक बिहेवियर को, नॉट जस्ट मनी. So importance of new economic sociology. So new economic sociology is important because it gives a realistic understanding of how the economy works in everyday life. जो आपका न्यू इकोनॉमिक सोशियोलॉजी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको क्या है एक रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देता है कि कैसे हमारी इकोनॉमी एवरीडे लाइफ में वर्क करती है. इट हेल्प्स एक्सप्लेन इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, ग्लोबलाइजेशन एंड मार्केट फेलियर्स. ये हमें हेल्प करती है एक्सप्लेन करने में इश्यूज जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इनइक्वालिटी, ग्लोबलाइजेशन एंड मार्केट फेलियर्स. इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग डेवलपिंग सोसाइटीज वेयर सोशल टाइज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ये आपका क्या है स्पेशली यूजफुल है, ठीक है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम मतलब ताकि हम डेवलपिंग सोसाइटीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें जहाँ पे कि सोशल टाइज क्या करते हैं आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं. In conclusion, we can say that, in simple words, new economic sociology studies the economy as a part of society. जो आपका न्यू इकोनॉमिक सोशियोलॉजी है ये इकोनॉमी को स्टडी करती है एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी.
ये शो करता है कि जो आपके इकोनॉमिक एक्शंस हैं दे आर शेप्ड बाय सोशल रिलेशनशिप्स, कल्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। सो बाय कंबाइनिंग सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि अगर हम सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स को कंबाइन करेंगे सो इट विल प्रोवाइड अ डीपर and more complete understanding of economic life. Now we will move to the next question. What do you understand by relations of production? ठीक है, यानी कि relations of production क्या है वो हमें इसमें बताना है. So relations of production is an important concept given by Karl Marx in his theory of historical materialism. रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है उनकी थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में. It explains the social and economic relationships that people enter into during the process of producing goods and services needed for daily life. ये explain करता है social और economic relationships को जब लोग क्या करते हैं, enter करते हैं into during the process of producing goods and services needed for daily life. Now we will look what is the meaning of relations of production. So relations of production refers to the relationship between people in the production process, especially in relation to the ownership and the control of means of production. Relations of production क्या है, आपका रेफर करता है रिलेशनशिप जो होता है आपके people in the production process, ठीक है, between people in the production process, especially जो आपका relation है to the ownership and the control of means of production. Means of production आपका क्या include करता है, ये आपका include करता है land, factories, machines, tools, raw materials and technology that is used to produce goods. ठीक है, ये आपके means of production होते हैं, यानी कि means of production आपका क्या होता है, जो भी चीज़ों को हम use करते हैं to produce the goods. So these relations decide who owns what, who works and who gets the profit. तो जो ये relations होते हैं ये decide करते हैं कि कौन own करता है किस चीज़ को, कौन काम करता है और कौन किसको profit मिलेगा. ठीक है, in simple words, relations of production show how people are connected to each other while producing wealth in a society. Relations of production क्या बताता है आपका, कि लोग कैसे connected हैं एक दूसरे से, ठीक है, जब वो wealth को produce कर रहे हैं एक society में. Now we will look what are the main features of relations of production. Ownership of means of production, जो एक one of the most important aspect है वो है कि कौन own करता है, ठीक है, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को. फॉर एग्जाम्पल के लिए इन कैपिटलिज्म फैक्ट्रीज एंड मशीन्स आर ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट नॉट वर्कर्स. यानी कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो आपकी फैक्ट्रीज होती हैं, आपकी मशीन्स होती हैं, उनको ओन किया जाता है कैपिटलिस्ट के द्वारा, ना कि वर्कर्स के द्वारा. क्लास रिलेशंस, जो आपके रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, दे क्रिएट डिफरेंट सोशल क्लासेस, यानी कि अलग अलग क्लासेस को क्रिएट करते हैं. जनरली सोसाइटीज इज डिवाइडेड इनटू ओनर्स एंड वर्कर्स. ओनर्स आपकी जो रूलिंग क्लास होती है जिनके पास लैंड होती है, फैक्ट्रीज होती है और कैपिटल होता है. वर्कर्स दैट इज द वर्किंग क्लास, ठीक है, दोज हु सेल देयर लेबर टू सर्वाइव, यानी कि जो अपने लेबर को सेल करते हैं सर्वाइव करने के लिए. कंट्रोल इन पावर, दोज हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो कंट्रोल द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग. दिस गिव्स देम द पावर ओवर वर्कर्स. यानी कि जो लोग क्या करते हैं, जो लोग ओन करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, वो कंट्रोल भी करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को और डिसीजन मेकिंग को. इस वजह से उनको क्या है, पावर भी मिलती है अपॉन द वर्कर्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस डिसाइड हाउ वेल्थ एंड इनकम आर डिस्ट्रीब्यूटेड. जो आपका रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है ये भी डिसाइड करता है कि कैसे वेल्थ और इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. यूजुअली ओनर्स को क्या है, ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, वाइल वर्कर्स रिसीव्स वेजेस, यानी कि वर्कर्स को वेजेस मिलती हैं. नाउ वी विल लुक व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. Feudal society, land was owned by landlords and peasants worked on the land. Peasants had to give rent or free labor to landlords. Feudal society में क्या होता था आपका, जो land थी वो landlords के द्वारा own की जाती थी और peasants को उस land पे काम करना होता था. peasants को या तो rent देना पड़ता था या तो उनको free labor देनी पड़ती थी landlords को. Capitalist societies में आपका क्या हुआ, जो factories और businesses थे they are owned by the capitalist और workers वहाँ पे क्या करती थी, अपने labor को sell करती थी for the wages. Socialist society में क्या हुआ, जो आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर ओन्ड बाय द स्टेट और अ कम्युनिटी एमिंग एट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ वी विल लुक व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. सो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन शेप द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. जो आपके रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये क्या करते हैं, आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को शेप करते हैं. अकॉर्डिंग टू मार्क्स, व्हेन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बिकेम अनसुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज. मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है, जब रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस अनसुटेबल बन जाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं.
These conflicts led to the social change and revolutions. इन conflicts की वजह से social change और revolutions होता है, such as the shift from feudalism to capitalism, जैसे कि shift हुआ था आपका feudalism से capitalism की तरफ. In conclusion, we can say that the relations of productions explain the economic relationship between people in society. जो आपके relations of production ये explain करता है economic relationship को between the people in the society. ये बहुत ही closely linked होते हैं to the class structure, ownership and power. So understanding relations of productions helps us understand inequality, exploitation and social change in different societies. Now we will move to the next question. What is globalization? Outline its merits and demerits. इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसकी क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं. सो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस through which countries of the world become more connected and interdependent with each other. ग्लोबलाइजेशन क्या है? आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कि जो कंट्रीज होती हैं वर्ल्ड की वो कनेक्टेड बनती हैं और इंटरडिपेंडेंट बनती हैं एक दूसरे पे. ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड आइडियाज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज. सो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बिजनेसेस कैन ऑपरेट इन मेनी कंट्रीज. बिजनेसेस बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट हो सकते हैं. पीपल कैन कम्युनिकेट ईजिली अक्रॉस बॉर्डर्स. पीपल क्या है, लोग क्या है, कम्युनिकेट कर सकते हैं ईजिली अक्रॉस द बॉर्डर्स. और जो प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री दे आर अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो एडवांसेस इन ट्रांसपोर्ट यानी कि एडवांसेस हुए आपके ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में और इंटरनेट में. इस वजह से क्या है, इन तीनों ने क्या किया है, ग्रेटली ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज किया है. नाउ वी विल लुक व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स कंट्रीज ग्रो इकोनॉमिकली बाय इंक्रीजिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, मदद किया है कंट्रीज को इकोनॉमिकली ग्रो करने में, उनका ट्रेड इंक्रीज करके और उनके इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके. कंट्रीज क्या हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से क्या है, उनकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है. अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. So people get a wide variety of goods at cheaper prices. Products from different countries are easily available, giving consumer more choices. यानी कि जो लोग हैं उनको एक wide variety of goods मिलती है at a cheaper price. ठीक है, अलग अलग कंट्रीज से क्या है, प्रोडक्ट्स easily available होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, कंज्यूमर्स में और choices बढ़ती हैं. So transfer of technology. Developing countries benefit from modern technology brought by multinational companies. यानी कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेनिफिट करती हैं जो कि लाई गई है मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा. ये इम्प्रूव करता है प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड क्वालिटी को. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. जो आपकी ग्लोबल कंपनीज हैं ये क्या करती हैं, नई नई जॉब्स को क्रिएट करती हैं अलग अलग कंट्रीज में. सो आउटसोर्सिंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. यानी कि जो आउटसोर्सिंग है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है, ये क्या करता है, आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करता है. कल्चरल एक्सचेंज. ग्लोबलाइजेशन क्या करता है आपका, ये प्रमोट करता है एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स, आइडियाज, लैंग्वेजेस एंड लाइफस्टाइल्स. पीपल लर्न अबाउट डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड वेज ऑफ लाइफ. लोग क्या करते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस के बारे में जानते हैं एंड अलग वे ऑफ लाइफ के बारे में जानते हैं. नाउ वी विल लुक एट सम डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. फर्स्ट इज अनइक्वल डेवलपमेंट. ठीक है, जो बेनिफिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के वो इक्वली शेयर नहीं होते हैं. जो रिच कंट्रीज और बिग कंपनीज होती हैं उनको ज़्यादा गेन होता है, वाइल जो आपकी पुअर कंट्रीज होती हैं वो बैकवर्ड ही रह जाती हैं. लॉस ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज. जितनी भी आपकी स्मॉल और लोकल इंडस्ट्रीज हैं इनको टफ कंपटीशन को फेस करना पड़ता है फ्रॉम लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज, और बहुत सारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो अनेबल हैं टू सर्वाइव. अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब इनसिक्योरिटी. सो ऑटोमेशन एंड आउटसोर्सिंग में रिड्यूस जॉब्स इन सम सेक्टर्स. यानी कि ऑटोमेशन की वजह से और आउटसोर्सिंग की वजह से, ठीक है, जॉब्स रिड्यूस हो सकती हैं कुछ कुछ सेक्टर्स में. सो वर्कर्स में फेस लो वेजेस. यानी कि वर्कर्स को लो वेजेस फेस भी करना पड़ सकता है एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी. कल्चरल इरोजन. लोकल कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस में बी वीकेंड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कल्चर्स लीडिंग टू लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी. यानी कि जो लोकल कल्चर्स और ट्रेडिशंस हैं वो वीक भी हो सकते हैं ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कल्चर्स, जिसकी वजह से कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, लॉस हो सकती है. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. सो इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड ट्रेड कैन लीड टू पोल्यूशन. यानी कि अगर जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी और ट्रेड इंक्रीज होगा उसकी वजह से पोल्यूशन होगा, डेफोरेस्टेशन होगा और क्लाइमेट चेंज होगा. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट
ग्लोबलाइजेशन हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट्स होते हैं। ये कनेक्ट करता है वर्ल्ड को एंड प्रमोटेड ग्रोथ को, बट इसने क्या है, इनइक्वालिटी और सोशल प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट किया है। सो देयरफॉर ग्लोबलाइजेशन शुड बी मैनेज केयरफुली, इसलिए ग्लोबलाइजेशन को क्या है, केयरफुली मैनेज करना चाहिए, सो दैट इट्स बेनिफिट्स रीच ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी while reducing its harmful effects। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।